नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सभी प्रकार के मूल्य मानव जीवन से संबंधित होते हैं। इसलिए मूल्यों का मानव जीवन से अलग रखकर देखना उचित नहीं है और ये हो भी नहीं सकता। वास्तव में अगर हम साहित्य की बात करें तो साहित्य चाहे कोई भी हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो या किसी और भाषा का साहित्य हो, मानवीय मूल्य उसके आधार में रहते हैं। क्या है अंग्रेजी साहित्य में मानवीय मूल्यों का स्थान? इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है बरेली कॉलेज बरेली की अंग्रेजी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर चारू मेहरोत्रा जी को। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम सभी जानते हैं, साहित्य मानव जीवन के मूल्यों पर आधारित होता है जी। और साहित्य में अगर मानव जीवन के मूल्य ना हो तो साहित्य अर्थहीन सा लगता है। अगर हम साहित्य और मानवीय मूल्यों के आपस में संबंध को जानना चाहें तो आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? ये बात मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले कि मानव जीवन के जो मूल्य हैं जी। वो चाहे साहित्य विश्व के किसी भी कोने का हो, किसी भी भाषा का हो, सभी जगह मानव मूल्य पर बात की गई है। और विशेष रूप से अगर आज जो चर्चा का विषय अंग्रेजी साहित्य है जी। तो वो भी उससे अछूता नहीं है। बिल्कुल। अगर हम मध्ययुगीन साहित्य से शुरू करते हैं, अंग्रेजी साहित्य को, जहां से ग्रीक ट्रांसलेशंस का युग शुरू हुआ और ग्रीक लिटरेचर कॉन्स्टेंटिनोपल की हार के बाद जो है वो इटली और इटली से फ्रांस और होते हुए इंग्लैंड की तरफ आया, तो ये जो साहित्य का प्रवाह रहा और ये अपना अमूल्य साहित्य यहाँ पर लेकर आए इंग्लैंड में, तो वहाँ पर भी उस साहित्य का, क्योंकि वो उच्च कोटि का था जी। और साहित्य के विषय में ये बात सभी लोग मानते हैं, अगर उसके अंदर यूनिवर्सैलिटी है जी जी तो वो शाश्वत है। नहीं तो कुछ साहित्य ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर घटना या उस समय की कुछ आंदोलन को लेकर लिखे जाते हैं, लेकिन जब वो आंदोलन खत्म हो जाते हैं या वो घटना खत्म हो जाती है तो वो साहित्य भी जो है वो उस पीरियोडिकल लिटरेचर का ही वो रह जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। उस समय वो बहुत प्रचलित होता है, बहुत पॉपुलर होता है, लेकिन उसके बाद के आने वाली जनरेशन या युगों में उसे ज्यादा पढ़ा नहीं जाता। तो लेकिन जिस साहित्य के अंदर सार्वभौमिकता होगी, वो जीवन और मानव मूल्यों की बात करेगा, ऐसा साहित्य चिरयुगों तक माने इमॉर्टल होता है और उसको लिखने वाले भी इमॉर्टल होते हैं। और जैसे हम ये मान सकते हैं कि ईश्वर प्रदत्त हर व्यक्ति के अंदर गुण है और वो गुण है हमारी 5 इंद्रियां। ईश्वर ने हमें ये जो 5 इंद्रियां दी हैं, उन 5 इंद्रियों में हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान है जी। हमें उन 5 इंद्रियों से पता लग जाता है कि भाई ये चीज अच्छी है हमारे लिए या ये बुरी है। जी जी। तो जब ये हमारे अंदर इनबिल्ट हैं ये गुण ईश्वर के द्वारा, तो फिर हमारा साहित्य अच्छे और बुरे से दूर कैसे रह सकता है, क्योंकि उसे लिखने वाला भी मनुष्य ही है जी। तो वो साहित्य हमेशा हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान कराता है और साहित्य के अंदर ही हमें एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा दी जाती है। जी जी। और युगों से अब हम ये मानते हैं कि भाई किताबें जो हैं वो केवल हमें सूचनाएं देती हैं। अब एक नई परिभाषा जैसे आधुनिक युग में अगर हम देखें तो कहते हैं भाई बुक्स जो हैं वो केवल इंफॉर्मेशन देती हैं और ज्ञान जो है वो हमें प्रैक्टिकल लाइफ से दिया जाता है। लेकिन हम इसी बात को दूसरे तरीके से कहते हैं कि नॉलेज तो ठीक है, नॉलेज हमें किताबें देती हैं, लेकिन विजडम हमें व्यवहारिक या अपने अनुभवों से ही आता है। लेकिन वो विजडम हमें कब आएगा? जी। जब हमने उसको पढ़ा हुआ होगा और हम उस ज्ञान को अपने अंदर आत्मसात करेंगे और फिर उसे अपने विवेक से इस्तेमाल करेंगे। जी। तो ऐसा साहित्य के अंदर बार बार हर समय हर युग में बताया गया, लेकिन उस मानव मूल्यों को बताने का जो तरीका था या थोड़ा दृष्टिकोण था वो समय के अनुसार बदलता रहा। जी जी जी। और ये सही भी है। जहाँ तक डॉक्टर साहब अंग्रेजी भाषा की बात अगर हम करें तो अंग्रेजी भाषा की जो विकास यात्रा है लगभग 1400 साल पुरानी बताई जाती है। जी जी। इस विकास यात्रा में जो मानवीय मूल्य थे वो कहीं ना कहीं उनका दृष्टिकोण बदलता रहा, उनमें बदलाव लगातार आता रहा। जी जी। तो ये जो बदलाव थे, हालांकि ये बदलाव सार्थकता की ओर इंगित करते हुए बदलाव थे, लेकिन इन बदलाव के माध्यम से जो मानवीय मूल्य थे उन मूल्यों में किस तरह का परिवर्तन हुआ? क्या वाकई में वो स्थान मिल पाया मानवीय मूल्यों को? देखिए, हम अगर अंग्रेजी साहित्य की बात करें जी तो अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति को हम 14वीं शताब्दी से मानते हैं। 14th सेंचुरी में चौसर
जिन्होंने ईस्ट मिडलैंड लैंग्वेज को अंग्रेजी भाषा का दर्जा मिला और से उसके बाद में कोर्ट की लैंग्वेज का एक स्तर मिला, एक सम्मान मिला और फिर ये राष्ट्र की भाषा के रूप में हुई। लेकिन चौसेरियन इंग्लिश जो है वो थोड़ी डिफरेंट है, वो प्रोनाउंसिएशन पे, उच्चारण पर ज़्यादा आधारित थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें उसकी स्पेलिंग्स में, उच्चारणों में और चीज़ों में, ग्रामर वगैरह में जो है वो परिवर्तन होता रहा। फिर 16वीं सेंचुरी की तरफ आते आते, माने 15वीं शताब्दी के अंत तक आते आते, जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना हो गई और वहाँ पर जो ग्रीक्स जो कॉन्स्टेंटिनोपल की हार के बाद घूमते हुए, भटकते हुए इंग्लैंड की तरफ आए, उनका साहित्य जो है वो पढ़ा गया और उसे उच्च कोटि के साहित्य में माना गया। और आज भी अगर हम कहें तो वो विश्व की क्लासिकल लिटरेचर के अंदर उसकी गिनती होती है और उसके अंदर जो भी फिलॉसफी या दर्शन दिया गया वो आज भी शाश्वत है, चाहे वो एरिस्टोटल हो, चाहे वो होमर हो, चाहे वो कोई और राइटर हो। वो आज भी उनके द्वारा स्थापित जो नियम हैं या जो सिद्धांत हैं वो आज भी हम उन्हें पढ़ते हैं और उन्हें आज भी सत्य पाते हैं। जी, विलियम शेक्सपियर जी। मैं ये कहना चाह रही थी कि तब ग्रीक भाषा में पढ़ना पड़ता था पहले और उसके बाद उसे अंग्रेजी में समझना पड़ता था। लेकिन 15वीं शताब्दी के अंत के बाद ये माना गया कि हम ग्रीक भाषा को पढ़ने में अपनी इतनी एनर्जी लगाएं, इससे अच्छा इस साहित्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लिया जाए। और ये ट्रांसलेशन का युग आया और ऐसे में चैपमैन एक महान व्यक्ति हुए जिन्होंने होमर के सभी कार्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। फिर ये युग, उसके बाद आप देखते हैं शेक्सपियर, स्पेंसर जैसे बड़े बड़े लोगों का, या बेकन जैसे व्यक्ति हुए इसमें, जो महान लोगों में गिने जाते हैं। शेक्सपियर के नाटक हम आज तक पढ़ते हैं और आज भी शेक्सपियर की जो बातें हैं वो यूनिवर्सैलिटी ली हुई हैं, उसकी फिलॉसफी है जो आज भी हमारी जिंदगी में सटीक उतरती है। शेक्सपियर का साहित्य आज भी बिल्कुल सार्थक प्रतीत होता है। तो उसके अंदर ये सार्थक क्यों है? एक तो वो प्रैक्टिकल है और दूसरी बात उसके अंदर जो वैल्यूज हैं, ह्यूमन वैल्यूज के बारे में बताया गया है, वो आज भी उतनी सार्थक है जितनी उस समय सार्थक थी। जितने भी उनके पात्र हैं, चाहे हम उनकी कहानी ओथेलो ले लें नाटक, चाहे हम उनका किंग लियर ले लें, चाहे वो मैकबेथ ले लें, चाहे वो हैमलेट ले लें, अगर हम इनके किसी भी नाटक को उठा लें, आप देखेंगे जो उसके अंदर बात कही गई है वो आज भी उतनी है। शेक्सपियर की एक मैकबेथ में कही हुई बात कि अगर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में भी गलती से जानबूझकर कोई अपराध करता है और उस अपराध को कोई देखे ना, उसने अकेला किया हो और उस अपराध को कोई देखे ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप निर्दोष हैं। उसका असर आपके व्यक्तित्व पे जरूर पड़ेगा। बिल्कुल। और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस गिल्ट से हमेशा हॉन्ट रहेगा। जो सिक्स सेंस जैसे वाली कि बात आप कर रहे लेडी हैं। मैकबेथ का रहा। लेडी मैकबेथ जो थी वो किंग डंकन की हत्या में सहायक रही और उसके बाद उन्होंने ही आगे के काम किए और उन्होंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि यह हाथ जिसमें डंकन के खून लगे हैं इसे अभी धोऊंगी, सब खून साफ, किसी को क्या पता कि हमने क्या किया है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड का जो वो था गिल्ट, वो उन्हें रात में जब वो सोया करती थी तो सोते समय उस चीज को वो देखती थी। उन्हें नींद में चलने की बीमारी हो गई और कॉम्प्लिकेशंस हो गए और उन्हें अपने हाथों में हमेशा खून लगा हुआ दिखाई देता था। और अंत में वो क्या कहती हैं कि भाई समुद्र का जो पानी है, जो सागर का अथाह जल है, वो भी मेरे हाथों को के लगे हुए खून को साफ नहीं कर पाएगा और अगर मैं इसे अपने हाथों को समुद्र में धोऊंगी तो वो लाल हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये मानवीय मूल्य ही हैं जो कि विलियम शेक्सपियर के साहित्य में इस तरह प्रदर्शित होते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं मैडम कि विलियम शेक्सपियर ने जो अंग्रेजी साहित्य है उसमें मानवीय मूल्यों को जिस तरह से पिरोया वो एक अनूठी बात थी, अनूठा एक साहित्य बना? देखिए, तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि शेक्सपियर की प्रेरणा स्रोत जो रहे वो यूनिवर्सिटी विट्स रहे जी। और उसमें भी जो सबसे अच्छा नाम, हम सबसे बड़ा नाम जैसे राइजिंग स्टार के रूप में लेते हैं, वो थे आपके क्रिस्टोफर मार्लो जी। उन्होंने मॉरल, मिरेकल प्लेज और मिस्ट्री प्लेज लिखे। तो मॉरल, मिरेकल और मिस्ट्री, ये तीनों ही चीजें हमारे धर्म से जुड़ी हुई हैं जी। हमारा धर्म जो है वो नैतिकता की बात करता है। बिल्कुल। हमारा धर्म जो है महात्माओं के इनके चमत्कार की बात करता है। फिर मिस्ट्री रहस्य की बात करता है, मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है, कहाँ से जन्म होता है। तो ये तीनों ही चीजें जो थी वो धार्मिक साहित्य से ही जुड़ी हुई थी,
जिनको इन्होंने व्यवहारिक और सामाजिक जो है वो रूप या वस्त्र पहनाने की शुरुआत की नाटक के रूप से। क्योंकि नाटक की शुरुआत आपको शायद पता ना हो, ये नाटक की शुरुआत जो है वो चर्च से ही हुई। अच्छा। चर्च में जब बिशप खड़ा होकर बाइबल को बताया करते थे, और वो भी न्यू टेस्टामेंट में जहां पर ईसा मसीह के चमत्कारों की बात है, संतों महात्माओं के चमत्कारों की बात थी, तो जनता तो अनपढ़ थी जी। इसलिए उसको रोचक बनाने के लिए कि भाई कोई सोए ना या लोगों का दिमाग इधर उधर ना जाए, तो नाटक की उत्पत्ति हुई। पहले नाटक में क्या था, गुड और बैड एंजल के रूप में काले वस्त्र पहनाकर सफेद वस्त्र पहनाकर व्यक्ति खड़ा कर दिया जाता था जी। और जब वो कहानी पढ़ते थे पादरी, तो वो उसमें एक्टिंग करते थे उस टाइप से, तो लोगों को अच्छा लगता था, वो उस चीज को देखते थे। फिर धीरे धीरे पात्र बढ़ने लगे, फिर धीरे धीरे नाटक जो थे वो चर्च से निकलकर गांव में बाहर आने लगे, और फिर उसके बाद मूविंग थिएटर्स हो गए और जो अनपढ़ लोग जो थे वो इन धार्मिक कथाओं को उस रूप में, नाटकीय रूप में देखकर उसे जल्दी समझते थे, उसे जल्दी आत्मसात करते थे। जितना कि आपने देखा भी कोरोना काल में हमारे यहाँ जब लॉकडाउन था, तो लोगों की मांग पर महाभारत और रामायण फिर से शुरू किए गए, और अब की बार लोगों को ज्यादा समझ में आई क्योंकि हम उस दौर से गुजर रहे थे जहां पर सब चीजें हमें क्षणिक क्षणभंगुर सी लग रही थी, और लग रहा था कि जिंदगी में कुछ है ही नहीं, और मानव निर्मित एक कहना चाहिए विनाश का हम सामना कर रहे हैं। तो हमने अपने विनाश को तो खुद ही बुलाया, और तब ये धार्मिक या ये जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं वो हमें अपने जीवन मूल्यों से बहुत निकट दिखाई दी। यानी धार्मिक साहित्य में जो जीवन मूल्य है वो ठूस ठूस कर भरे हुए हैं, और उनको देखकर ही हम ये कह सकते हैं कि साहित्य में मानवीय मूल्यों को उचित स्थान दिया गया। देखिए, मैं एक बात यहाँ पर ये कहना चाहूंगी, हम आधुनिक युग की बात करते हैं जी, और बहुत सारे सर्वे हुए, उन्हें लगा कि भाई लिटरेचर है, हिंदी संस्कृति ये सब जी, इनका क्या वो है औचित्य, इन्हें साइड में रखा जाए, टेक्निकल वोकेशनल और ऐसी एजुकेशन को प्राइमरी उस पर रखा जाए जी। लेकिन मेरा यहाँ पे एक प्रश्न है कि जैसे जो टेक्निकल एजुकेशन होती है, जो रोजगार परक शिक्षा होगी, तकनीकी शिक्षा होगी, या आपकी संचार से संबंधित शिक्षा होगी, इसमें क्या है कि हमें ये मालूम है कि इस प्लग के अंदर अगर आपने उंगली डाल दी स्विच में तो आपको करंट लगेगा, बिल्कुल, चाहे वो प्लग आप ही ने लगवाया हो, चाहे वो किसी और ने लगवाया हो, लेकिन अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी रन कर रही है तो भाई आपको करंट लगेगा ही लगेगा निश्चित। लेकिन यहां पर कोई भेदभाव नहीं है। मेरा मतलब है कि कोई सिंपैथी कि बच्चा है छोटा या उसको अज्ञान है, वो घूमता हुआ टहलता हुआ बच्चा घुटनों के बल पहुंच गया, तो ऐसा टेक्निकल एजुकेशन में कोई कंपनसेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मानव मूल्यों को बताना कि बच्चे के संग कैसे व्यवहार करना है, नवजात के संग कैसा व्यवहार करना है, बुजुर्गों के संग कैसा व्यवहार करना है, युवाओं के संग कैसा करना है, फिर उसमें भी बहुत सारी महिलाओं के संग कैसे करना है, बहन के संग, भाई के संग, सब बातें, ये जो मानवीय मूल्यों की बातें हैं वो साहित्य आपको बताता है। अगर हम ये कहें कि साहित्य मनुष्य को मनुष्य बनाता है तो ये कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। बिल्कुल। अगर हम इसे अपनी जिंदगी से हटा दें तो हम प्योर मैकेनिकल रोबोट्स हो जाएंगे जिनके अंदर भावनाएं नहीं होंगी जी। इसलिए साहित्य वो किसी भी भाषा का हो, विश्व के किसी भी कोने में हो, लेकिन साहित्य के महत्व को हम आज भी नकार नहीं सकते। बिल्कुल। डॉक्टर चारू मेहरोत्रा, मानवीय मूल्यों को धार्मिक साहित्य में तो स्पष्ट देखा जा सकता है, स्पष्ट प्रतीत होता है। अगर हम उसके बाद के साहित्य की बात करें तो उसमें मानवीय मूल्यों को हम कैसे देखें, कहाँ प्रतीत होते हैं? देखिए, शेक्सपियर के बाद अगर कोई बहुत प्राइमरी फिगर आती है हमारे सामने तो आती है मिल्टन हुए 17वीं सेंचुरी में, और 17वीं शताब्दी जो थी पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इसमें उठापटक रही। लेकिन जब ऑलिवर क्रॉमवेल इंग्लैंड की गद्दी पर बैठे तो उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया कि इस युग में या तो साहित्य जो लिखा जाएगा, उन्होंने ये नाटक कंपनियां बंद कर दी, थिएटर बंद कर दिया, उन्होंने कहा जो भी लिखा जाएगा वो साहित्यिक हो और नैतिक दृष्टि से उच्च कोटि का हो, अन्यथा और किसी भी तरीके की विधा या साहित्य नहीं लिखा जाएगा जी। तो मिल्टन ने इस समय बहुत ही हमारे इस विश्व को एक धरोहर के रूप में पैराडाइज लॉस्ट इन्होंने अपना महाकाव्य रखा, जिसके अंदर उन्होंने बाइबल की कहानी को लिया जी, और उसके अंदर उन्होंने बताया कि सैटन और ईश्वर
और मनुष्य, ये तीन लोगों को उन्होंने बताया और ये दिखाया कि कैसे ईश्वर की अनुपस्थिति में जो है वो सैटर्न ने एडम और ईव को वो फल खाने के लिए प्रेरित किया। कैसे उन्होंने सैटर्न की बात मान ली, वो फल फॉरबिडन फ्रूट खा लिया, और जब ईश्वर लौट कर आए और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा तो उन्हें सैटर्न के खिलाफ बहुत क्रोध आया, उनकी आंखों से आग निकली, बवंडर हुआ, जिसमें 9 दिन 9 रातें सैटर्न और उसकी पूरी आर्मी गिरती रही और 9 दिन 9 रात गिरते गिरते नरक में जाकर भट्टी में गिर गए जी। तो ये तो एक अलग बात हुई, लेकिन उसके बाद ईश्वर से मनुष्य ने क्षमा मांगी, लेकिन ईश्वर ने उसे क्षमा नहीं किया, लेकिन उसे सजा के तौर पर उन्होंने उस स्वर्ग के जो ईडन गार्डन था वहां से इस पृथ्वी पर जो वो निर्माण कर रहे थे उस समय जिस कार्य में वो व्यस्त थे, वहां पर उन्होंने मनुष्य को छोड़ दिया जी। और युगों तक मनुष्य ईश्वर से बेखबर रहा, ईश्वर भी का कोई जिक्र उसमें नहीं आया जी। और आपको मानव विकास के पूरा इतिहास पता है बिल्कुल। उसके बाद मूसा से हमें पता लगता है, जब मूसा जैसे संत लोग आते हैं, 10 कमांडमेंट्स आती है, और तब टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन वाली बात आती है, और तब ये होता है कि मनुष्य अगर ईश्वर के, फिर ईसा मसीह आते हैं जो ये संदेश देते हैं कि जो ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलेगा उसे स्वर्ग में पुनः स्थान प्राप्त होगा। माने जो स्थान हमारे पूर्वजों ने अपनी गलती से त्यागा था, उस स्थान को पुनः प्राप्त आप कर सकते हैं ईश्वर के द्वारा बताए हुए मार्ग से। बिल्कुल। और यह भी है कि जो इविल फोर्सेस होती हैं, नेगेटिव फोर्सेस होती हैं, वो हमेशा ज्यादा प्रभावशाली होती हैं और जो पॉजिटिव रेज होती हैं उनकी तुलना में। लेकिन जीत अंत में क्या होता है? ट्रुथ ऑलवेज ट्राइम्स वाली बात। ये साहित्य हुआ। उसके बाद जो साहित्य आया 18वीं शताब्दी का, उसमें पोप आए और उस समय मध्यम वर्ग का उदय हुआ। और मध्यम वर्ग हम आज तक देखते हैं वही है जो इस समाज के मूल्यों को संरक्षित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। देखिए, उच्च वर्ग को कोई परवाह नहीं और निम्न वर्ग को कोई परवाह नहीं, उन्हें समाज के किसी भी नियम कानून और दायरे से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मध्यम वर्ग है जो ह्यूमन वैल्यूज को जो है वो मेंटेन करता है। बिल्कुल, सारा दारोमदार मध्यम वर्ग पर ही आता है। जो हम रीति रिवाज और जो कुछ भी परंपराएं या धर्म देखते हैं वो मध्यम वर्ग की ही देन है, आज तक प्रिजर्व करके रखना। और एक परिवार से दूसरे परिवार, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन हम लाते हैं। तो ऐसे समय में जब मध्यम वर्ग आया और विद्यालय, स्कूल्स खोले गए आम व्यक्तियों के लिए, शिक्षा जो थी वो आम व्यक्ति के लिए आई। और इसको लाने में हमारे उस समय के जो लोग थे, एडिसन, स्टील जैसे बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े समाज सुधारक हुए, जोनाथन स्विफ्ट वगैरह, ये सब साहित्यिक लोगों ने बहुत काम किया। और शायद जो उस समय के जर्नल्स और डेली आपके जो न्यूज़पेपर होते हैं उनकी शुरुआत भी वहीं से हुई, जिन्होंने जो है वो सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज का एक बहुत बड़ा रोल रहा। और जो राजाओं का जो रेस्टोरेशन है, चार्ल्स II का रेस्टोरेशन हुआ और उन्हें कुछ शर्तों पर वापस उनकी गद्दी पर बिठाया गया और ये कहकर कि भाई अब जनता के भी कुछ प्रतिनिधि उसमें होंगे। तो राजा का जो निरंकुश शासन था उस पर भी रोक लगी और जो वहाँ के बड़े बड़े जमींदार वगैरह थे उन लोगों ने बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस वगैरह खोले। तो उससे क्या हुआ है कि एक समाज जो था वो पढ़ा लिखा तबका तैयार होने लगा। और धीरे धीरे स्थिति ये आई कि 18वीं शताब्दी जब तक मैच्योरिटी पर पहुंचे, 19th सेंचुरी तक आते आते जो है वो एक बहुत बड़ी संख्या में लोग जो थे वो पढ़े लिखे हुए। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि 18वीं शताब्दी के बाद जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात कर रही हैं। अगर हम 19वीं शताब्दी की बात करें जी, तो 19वीं शताब्दी में जो साहित्य का प्रारूप था वो बदला और साहित्य में जो मानवीय मूल्य थे जी, उनमें भी कुछ बदलाव क्या वाकई में हुआ? नहीं, बिल्कुल हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था जी, उसका अपना नारा ही बहुत बड़ा था जो हमारे संविधान में भी जोड़ा गया है जी, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। और ये 3 नारे के लिए ये युद्ध हुआ। लुई कौन से हैं मुझे याद नहीं आ रहा,
उसको लेकर विद्रोह किया गया। फ्रांस की जनता ने विद्रोह किया कि हम इस तानाशाही में नहीं रहेंगे और हम ये नारा लेकर चले। इस नारे का प्रभाव जो है वो इंग्लैंड पे भी पड़ा, अंग्रेजी साहित्य पे भी पड़ा। और इसके पायनियर अगर दो लोगों को देखें तो कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ, बिल्कुल, ये दो लोग थे जिन्होंने इस नारे को इंग्लैंड में फैलाना शुरू किया कि हमारे देश में भी ये नारा जो है वो लागू होना चाहिए, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, भाईचारा। इसको लेकर इन लोगों ने बहुत प्रयास शुरू करे और उसके बाद विलियम गॉडविन आए, सेकंड जनरेशन के आपके शैली, बायरन और बहुत सारे कवियों ने वो जुड़ते चले गए। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो अंत हुआ वो बहुत ही दुखद हुआ और जिन मानवीय मूल्यों को लेकर लड़ रहे थे, तो जैसे हमारे यहाँ आज वर्तमान में हम युवा पीढ़ी को देखते हैं कि उन्हें अपने कर्तव्यों के बारे में नहीं पता, अधिकारों के बारे में ज्यादा पता है। बिल्कुल ऐसी स्थिति उस समय हुई और ये जो कवि लोग थे जिन्होंने एक मशाल जलाई थी और वो चाहते थे कि एक भाईचारा, समानता, स्वतंत्रता, ये हमारे जीवन के जो मूल्य हैं वो हमें मिले, लेकिन उससे निराश होकर इन्होंने लिरिकल बैलेड्स 1798 में लिरिकल बैलेड्स एक किताब आई और उसमें लिखा प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स, और उसी से रोमांटिक युग की शुरुआत हम मानते हैं या 19th सेंचुरी की शुरुआत मानते हैं जी। उस चीज को आप छोड़िए, लेकिन मानव मूल्यों में क्या चेंज हुआ जी? मानव मूल्यों में यह चेंज हुआ कि जो वर्ड्सवर्थ जो थे उन्होंने जब देखा कि हम संसारिक इस चीजों में जो हम लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात कर रहे हैं, अभी हम अपने देश में उन्हें ला नहीं पाएंगे, क्योंकि लोगों ने इन्हें क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो फ्रांस का हश्र हुआ, फ्रांस एक ताकत थी भाई नेपोलियन के उसमें, उसके बाद उसका जो हश्र हुआ, क्या तुम अपने देश को भी वैसे ही चाहते हो? ये सब बेकार की बात है। तो इन्होंने उस मूवमेंट या आंदोलन को बीच में छोड़ा और उन्हें सबसे ज्यादा सुकून किसमें मिला? प्रकृति में। कॉलरिज ने मिडीवल एजेस में चले गए, कीट्स प्रकृति में चले गए, शैले ने सुनहरे भविष्य की कामना करने लगे वो जी, है ना, जिसे कि हम यूटोपियन वर्ड की बात करते हैं। बायरन ने अपना गुस्सा जाहिर किया प्रकृति के अवयवों के माध्यम से, उन्होंने प्रकृति के उग्र रूप को देखना शुरू किया। तो अब मानवीय मूल्य बदले और वर्ड्सवर्थ ने यह कहना शुरू कर दिया कि अगर वास्तव में तुम्हें संतोष चाहिए, वास्तव में तुम्हें दिव्य ज्ञान चाहिए, तो तुम सब कुछ छोड़ो और सीधे प्रकृति की गोद में समर्पित भाव से आ जाओ जी। उन्होंने बार बार कहा कि वन इम्पल्स ऑफ ए वर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ मैन, ऑफ मॉरल इविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेजेस कैन। माने बड़े बड़े ऋषि महामुनि भी वो ज्ञान तुम्हें नहीं दे पाएंगे जो दिव्य ज्ञान तुम्हें प्रकृति के संपर्क में मिलेगा। और वही बात जो सभी मेरे ख्याल से वर्ल्ड की साहित्य में है कि एक दिव्य शक्ति है जो इस पूरे संसार को नियंत्रित करे हुए, जो एक चक्र चला रही है, जिसे हम समय चक्र कह सकते हैं। उसी से सारे मौसम, सभी जीव, प्रकृति, चाहे वो जीवित प्राणी हों, चाहे वो नॉन लिविंग्स हों, सभी उससे नियंत्रित हैं। शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ ने उसे माना। अपनी कविता में उन्होंने कहा कि ऑल थिंकिंग थिंग्स, उन्होंने कहा ए स्पिरिट दैट इम्पेल्स ऑल थिंकिंग थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल थॉट्स। माने हमारे विचार जो हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं, उस तक पर उसका प्रभाव है और ये बात में कण कण में व्याप्त मानते हैं। बिल्कुल। अब उन्होंने वर्ल्ड इज टू मच, देखिए जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो लोग भौतिकवादी हो गए, अति भौतिकवादी हो गए, मानव मूल्य कम हो गए, पैसा ज्यादा हो, लोगों ने रिश्ते नाते छोड़ दिए, पैसे के पीछे भागने लगे और विश्व जो मतलब समाज था वो कैपिटलिस्ट और लेबर में बट गया, यानी मानव मूल्यों का ह्रास हुआ। तो इन्होंने लिखा, साहित्यकारों ने उसको लिखा, उसे कोड करा इन्होंने, और कोड में उन्होंने क्या कहता? वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स। और इन सब बातों से उन्होंने दुख कहा, और दुख नहीं हुआ कि हम जो हैं वो आज वैज्ञानिक उन्नति तो हो रही है, विकास हो रहा है, लेकिन ये हमें कहां ले जा रहा है? पैसा इंपॉर्टेंट है, इसे इन्होंने सॉर्डेड बून कहा जी। माने पैराडॉक्सिकल है कि सॉर्डेड बून है ये। वो कहते पैसा भी जरूरी है उन्नति के लिए, लेकिन भैया पैसा सब कुछ नहीं है। बिल्कुल। मनुष्य के अंदर मानवता जरूरी है, और उन्होंने कहा आई वुड रादर बी ए पैगान दो ए सकल्ड क्रीड आउट वॉन्ट।
मीन्स कि प्रकृति का पुजारी होना मुझे मंजूर है और एक क्रिश्चियन होना मुझे मंजूर नहीं है। अगर मैडम हम मानवीय मूल्यों के महत्व की बात करें जी, तो विशेष तौर से अंग्रेजी साहित्य में मानवीय मूल्यों को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, अंग्रेजी साहित्य में जो है मानवीय मूल्य उन्हें हम सीमित नहीं कर सकते जी, क्योंकि मानवीय मूल्य तो एक हमारी कहना चाहिए कि एक सबसे बड़ी जरूरत है। जो भी साहित्य अंग्रेजी साहित्य में अगर हम लेते हैं तो वेस्टलैंड को हम भूल नहीं सकते आधुनिक उसमें, टी.एस. एलियट के, जिन्होंने हमारे देश के जो हमारे हिंदुस्तान की जो साहित्य है उसमें से उन्होंने शब्द लिए जो दया, दायित्व, दम्यम, और नीचे उन्होंने जब अपने महाकाव्य का अंत किया तो ओम शांति ही शांति से किया। बिल्कुल। माने जो मैं इच्छा मांग रहा हूं कि सभी व्यक्ति जो हैं अपने देश के लिए कह रहे हैं, वो इंग्लैंड के लिए, उनके अंदर जो एक आध्यात्मिक खोखलापन है वो खत्म हो। और ओम शांति हम कब करते हैं? मंत्रों के समाप्त के बाद, कि जो हमने करा है वो अच्छे कार्यों में लगे, जो पूजा की है वो अच्छे कामों में लगे। तो इनका भी वही कहना था कि जो मैंने ये साहित्य लिखा है वेस्टलैंड, वो जो मैं चाहता हूं कि मेरे देश के लोग साहित्यिक रूप से धनी हों, आध्यात्मिक रूप से उच्च कोटि के हों, इनके अंदर जो भौतिक खोखलापन आ गया है, विलासता आ गई है, वो दूर हो, वो समाप्त हो। बिल्कुल। तो हम ये कह सकते हैं कि साहित्य के बिना संवेदना, आत्मीयता, प्रेम, सद्भाव और भाईचारे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। साहित्य चाहे कोई भी हो, अंग्रेजी, हिंदी, चाहे फिर किसी भी भाषा का साहित्य हो, साहित्य में मानवीय मूल्य मूल आधार की तरह समाहित हैं। डॉक्टर चारू मित्रा, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने अंग्रेजी साहित्य में मानवीय मूल्य इस विषय पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए, महत्वपूर्ण जानकारियां दी हमारे दर्शकों को। आपका स्टूडियो में आने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।